नमस्कार, आदाब। द संवाद के इस विशेष एपिसोड में ज़िले की समस्याओं पर अररिया के पत्रकारों का नज़रिया में आपका स्वागत है। मैं परवेज़ आलम। आज हम ज़िले की समस्याओं पर बातचीत करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के साथ। आज इस हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं जहां प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि और उर्दू अखबार के नुमाइंदे भी शामिल हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया कर्मियों का द संवाद की ओर से स्वागत करता हूं और एक परिचय बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में कौन लोग शामिल हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही युवा पत्रकार चंदन कुमार लालू। हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार जो काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, विष्णुदेव झा बेदी जी। हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो प्रतिनिधि, मुर्शिद रज़ा और सतीश कुमार जी। हिंदी दैनिक के एक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं कमर आलम और एक बहुत ही युवा, उत्साही और अपनी लेखनी के लिए जाने जाने वाले युवा पत्रकार अमित कुमार अमन। और उर्दू अखबार के नुमाइंदे के तौर पे हमारे पास हैं अब्दुल गनी साहब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं द संवाद के चीफ एडिटर दीपक दास। नमस्कार। जब भी हम अखबार देखते हैं, खबरें सुनते हैं, तो ये एक बहुत आम सी धारणा बनी हुई है कि अररिया समस्याओं के मकड़जाल में फंसा हुआ है। बहुत तरह की बातें आती हैं। हमने मीडिया कर्मियों को इस वार्ता के लिए इसलिए चुना है कि वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं और लंबे समय से लिखते आ रहे हैं। समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं। समस्याएं वो हो सकती हैं जो कि देशव्यापी हों, समस्याएं हो सकती हैं जो राज्यव्यापी हों, बहुत जनरलाइज समस्याएं हो सकती हैं जो सब जगह की है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे उन समस्याओं पे बात करेंगे जो अररिया स्पेसिफिक हैं, जिससे ज़िला प्रभावित हो रहा है। क्या ऐसी समस्याएं वाकई हैं कुछ ऐसी? क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा कहा जाता है कि पिछले 10-20 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। ऐसा देखा भी जाता है कि भवन बने, सड़कें बनी, पुल पुलिये बने। तो विकास को लेके या और तरह की क्या समस्या है और विकास को लेके हमारा नज़रिया क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम विकास किसको मानते हैं और समस्याएं क्या हैं। तो इस पे हम अपनी बात शुरू करेंगे और हम ये जानना अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि अररिया के मीडिया कर्मी, अररिया के पत्रकार समस्याओं को किस तरह से देखते हैं और क्या उन्हें ये लगता है कि इन समस्याओं का निदान संभव है। अगर संभव है तो निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये समस्याएं हैं से बात बहुत नहीं बनती है। क्या हमारे पास कोई ऐसी सोच है कि हम कोई विकल्प दे सकें कि अगर ये समस्या है जिसका एक समाधान हो सकता है, ये जो नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले हम सबसे अपने बुज़ुर्ग पत्रकार, तो मैं नहीं कहूँगा, अनुभवी पत्रकार जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, हालांकि उन्होंने अधिकांश समय क्राइम बीट को दिया है, इस पे लिखते रहें। इसलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा विष्णुदेव झा बेदी जी के पास कि अररिया की प्रमुख समस्याएं उनकी नज़र में क्या हैं। सभी को नमस्कार। अररिया सचमुच आज भी जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए उससे वंचित है। सबसे सुबह में तब शर्मिंदगी होती है जब हमारे मुख्य चौक चांदनी चौक पर बिकने के लिए मजदूर खड़े होते हैं। वो दिल को टीसता जरूर है। ठेले पर
गुमटियों में गरीब तबके के लोग जो अपने पेट चलाने के लिए रोजगार करते हैं, उन्हें अस्थाई जगह नहीं मिलने से वो कभी पुलिस का डंडा खाते हैं, कुछ नामचीज लोगों के गालियां सुननी पड़ती है, कभी और भी विभत्स रूप होता है। बड़े हुक्मरान आते हैं, बड़े पदाधिकारी आते हैं, रोड खाली कराने के नाम पर उनके पेट पर प्रशासन के लोग लात मारते हैं। ये छोटे छोटे मुद्दों पर आज भी हम लज्जित होते हैं कि अररिया में विकास की वैसी रूपरेखा जो सिस्टमेटिक तौर पर होना चाहिए, उसका घोर अभाव है। मतलब आपका ये कहना है कि अररिया शहर के विकास के लिए एक कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो पाया, इसका आज तक अभाव है। और जहाँ तक बीडी जी मेरा सवाल है कि आपका ये कहना है कि चौक पे मजदूर खड़े रहते हैं, तो अगर आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ भी आपको चौक चौराहों पे मजदूर काम के लिए खड़े रहते हैं। तो इसका क्या, इसका मतलब ये है कि इसे आप किस तरह हमारे यहाँ रोजगार का अभाव है। आपका रोजगार का अभाव, रोजगार का अभाव है, चाहे वो मनरेगा हो, नरेगा, जो भी योजनाएं आज बताई जा रही हैं। आप चलें गांव की ओर, मैं घूमता हूं गांव में, जो भी योजनाएं आज नल जल की चल रही है वो ठेकेदारी पर है। मनरेगा लोगों का लेबर कार्ड ले लेता है और 200 रुपया उसको दे के सारा राशि उठा रहा है। ठेकेदारी सिस्टम है, इसको कौन देखेगा? ये मनरेगा रोजगार लोगों को नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा है। मनरेगा का क्रियान्वयन सही नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है। ये मतलब दावे के साथ कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा आज भी है। मनरेगा रोजगार के जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं वो वंचित है इन कामों से। और दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया कि अतिक्रमण का मुद्दा है कि अतिक्रमण के नाम पे उनको हटाया जाता है, तो आपका ये कहना है कि उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि छोटे दुकानदार वहां अपना ये कर सकें, क्योंकि अतिक्रमण मुक्ति भी जरूरी है। लोगों को चलने में परेशानी होती है, उनका अस्थायी निदान होना चाहिए, उनका अस्थायी निदान होना ही चाहिए। अतिक्रमण एक समस्या है जी। अब हम सबसे युवा पत्रकार अमित कुमार अमन जी से जानना चाहेंगे, चूंकि वो सामाजिक मुद्दों पर भी लिखते रहते हैं, कि उनकी नज़र में जिले की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। धन्यवाद दस संवाद टीम को। दरअसल पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि अररिया के लिए सबसे गंभीर समस्या बाढ़ है। बाढ़ एक गंभीर समस्या है। बाढ़ की वजह से हर साल कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए की हानि होती है जिले को। सड़क, पुल, पुलिया, फसल, घर, स्कूल बिल्डिंग सब मिला के लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये क्षति का आकलन प्रशासन के द्वारा जो सरकार को रिपोर्ट किया जाता है वो आंकड़ा है। 200 से 300 करोड़ हर एक बार में संपत्ति का नुकसान होता है, चाहे वो सड़क हो या फसल हो। तो उसके पीछे शासन और प्रशासन दोनों दोषी है। हम सिर्फ शासन को भी नहीं कह सकते और प्रशासन को भी नहीं, क्योंकि आप सड़क बना रहे हैं लेकिन वो सड़क बाढ़ में टिकेगी कैसे, उसके लिए आपको उसका सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार को दे दिए, वो बना के चले गए। प्रशासन मॉनिटरिंग का अभाव है प्रशासनिक स्तर से, वो सिर्फ कागज़ पे मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट सरकार को भेज देती है, हाँ ये इतना हो गया, तो ये अभाव है। दूसरी समस्या यहाँ पे सबसे है जो सेवा भाव की जो समस्या है, इस वजह से भी विकास नहीं हो रहा है। सेवा भाव की समस्या है, इसको आप थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के बाद उनके मन में सेवा भाव नहीं है, जिस वजह से वो अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या ठेकेदार के द्वारा जो काम कराया जाता है उस पर वो नज़र नहीं दे पाते हैं और वो घटिया क्वालिटी का निर्माण होता है। वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में वो सड़क टूट जाती है। निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है। बिल्कुल, और इसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर ग्रामीण शिकायत भी करते हैं तो वो जांच उन्हीं को दिया जाता है जैसे आप दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लगाते हैं। ये एक कमी है जो आप बाढ़ से जोड़ के इसको देख रहे हैं कि अगर सड़कें अच्छी बने। अच्छा, बाढ़ को लेके एक समस्या जो दिखती है, क्या बाढ़ को आने से रोका जा सकता है? ये तो संभव नहीं है। नहीं, बाढ़ को आने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके क्षति को कम कर सकते हैं। अगर आपका जो एक परियोजना यहाँ पे स्वीकृत हुआ था अररिया जिले के लिए, महानंदा बेसिन परियोजना, तो महानंदा बेसिन परियोजना पर अब तक उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। जो राशि जब आवंटित हो रही है, कौन देख रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। आप
जोगबनी से लेकर के जो अररिया किशनगंज सीमा तक जो नदियों को जोड़ने का प्लान है, नदी के किनारे बांध बनाने का प्लान है, वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बाढ़ से क्षति ज़्यादा होती है। अगर उस महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पे अगर बेहतर तरीके से धरातल पे काम हो तो हम क्षति जरूर कम कर सकते हैं। आपका कहना है कि बाढ़ की क्षति को कम करने के लिए महानंदा बेसिन जो परियोजना है वो एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल। एक आपकी नज़र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ की समस्या है। बिल्कुल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुर्शिद रज़ा साहब के पास जाएंगे कि मुर्शिद रज़ा जी, आप बताइए कि एक उन्होंने अमित कुमार अमन जी का कहना है कि बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है, और भी कुछ समस्याएं इस ज़िले में हैं। धन्यवाद द संवाद का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। लोगों से हम लोग जमा होकर के यहाँ की समस्या पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ज़िले की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ तो है ही है, बाढ़ है, और दूसरा है उद्योग विहीन होना। इस इलाके में आज तक कोई उद्योग नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ से रोज़ाना हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। इसी की वजह है कि खेती यहाँ से सही नहीं हो पा रही है, मजदूर मिलता नहीं है खेत में। मतलब पलायन एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। पलायन तो और जिलों की भी समस्या है, सिर्फ अररिया की समस्या नहीं है। देखिए, सीमांचल का जो 3-4 जिला है, ये जिला मतलब कहा जाए तो पलायन के लिए बड़ा कुख्यात रूप से माना जाता है। और ये यहाँ के बच्चे से लेकर बड़े तक पलायन कर रहे हैं। न तो बच्चे के ऊपर सरकार ध्यान दे, इतनी संस्थाएं चल रही है बच्चों के ऊपर, बाल संरक्षण क्या क्या हो रहा है, ये बच्चों के लिए बेहतरी के लिए आज तक नहीं हुआ। शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। अगर शिक्षा अच्छे तरह से हो पाती तो बच्चे पढ़ लिख लेते और पढ़ने के बाद वो किसी अच्छे रोजगार से जुड़ सकते थे, लेकिन ऐसा इस ज़िले में नज़र ही नहीं आ रहा है। पिछले 20 साल से इस ज़िले में हमारा काम करना हो रहा है मीडिया के क्षेत्र में। एक एक गाँव, एक एक गली तक देखी हुई है हमारी। सड़कें बन गई, उस गांव तक सवारी भी जाने लगी, लेकिन उन लोगों को वो सवारी जो है रोजगार के लिए नहीं बल्कि पलायन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस सवारी से लोग पलायन कर रहे हैं, न कि उस इलाके के। अच्छा हाँ, एक बात है कि इस इलाके के लिए तत्कालीन सांसद तस्लीमुद्दीन साहब ने एक बड़ा प्लान बनाया था, जैसा अमित जी ने कहा कि महानंदा बेसिन, उस पर कुछ काम कटिहार जिले में शुरू भी हुआ। 100 करोड़ का वो घपला होकर ख़त्म हो गया। अगर उस तरह से बांध दिया जाए नदियों को। आप भी ये मानते हैं कि महानंदा बेसिन परियोजना जो है जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बाढ़ से की क्षति को हमको कम करना है तो? हाँ, और पलायन को रोकना है तो यहाँ निश्चित रूप से कोई बड़ा उद्योग लगना जरूरी है। इसके लिए हमारे जितने भी सांसद, चूँकि ये जो भी जनप्रतिनिधि हुए, बड़े एमएलए तो नहीं कहें, सांसद लोग जो भी हुए, इन लोगों ने ठोस काम आज तक नहीं कर पाए कि कहीं बड़ा रोजगार लगाया जाए। आज आप देख लीजिए कि इतने बड़े ज़िले में आज तक एक रोजगार नहीं है, एक कोल्ड स्टोर तक नहीं है जहां लोग यहाँ की जो फसलें जैसे आलू उपजाते हैं उसको रख सके, वो भी व्यवस्था नहीं है। कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है। तो आखिर किसान औने पौने भाव में अपना बेच रहे हैं। आज देखिए, धान खरीदारी के लिए पूरा सरकारी सिस्टम लगा हुआ है कि धान खरीदारी, आप जाके किसान से पूछ लीजिए कि उनकी खरीदारी पैक्स में हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जो रेट सरकार ने निर्धारित किया, क्या उनको मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि जो धान अधिक प्राप्ति की प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं है, वो प्रक्रिया भी अच्छी नहीं है। उसके तहत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी अपना फसल नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसे में ये भी एक समस्या है। एक समस्या ऐसे में जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो गांव जाके बीच के लोग हैं, वो लोग जाकर खरीद रहे हैं। सरकार ने जो निर्धारित किया, अगर बेचने आप जा रहे हैं तो मालूम है उसमें मॉइस्चर ऐसा बता देंगे, ये बता देंगे कि आपका रेट कम, और इतनी लंबी प्रक्रिया है कि आपको बेचने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए देखिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। किसान उभरना चाहता है तो कहीं ना कहीं फसल की कीमत नहीं मिल पाती है। आप देखिए, यहाँ इस इलाके में सबसे बड़ी खेती जूट की हुआ करती थी। कहाँ गया जूट? खत्म हो गया। जूट से क्यों मोह भंग हुआ लोगों का? नहीं, मोह भंग इसलिए भंग हो गया कि देखिए, जूट का बीज से लेकर जूट को जो सड़ाने तक का जो है, यहाँ सड़नताल सरकार के कागजात पे आपको मिलेगा कि सड़नताल बनाया गया। ये जहाँ पानी का कमी है वहाँ पर वो जूट को अपने सड़ा सकते हैं, लेकिन
कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। और उसके साथ जूट का बीज इतना महंगा हो गया, किसानों को मजदूरों की समस्या हो गई, ये सब करते करते ये जूट से मोह भंग हो गया। जबकि इस इलाके के लिए जूट पहचान हुआ करता था, इस इलाके का जूट पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बनाता था गुणवत्ता को लेकर के, वो सब खत्म हो गया। एक बार फिर हम अमित जी के पास जाना चाहेंगे। अभी मुर्शिद जी ने एक बात कही कि शिक्षा को लेकर समस्या है, चूँकि आप शिक्षा पे काफ़ी लिखते रहे हैं, शिक्षा आपका एक प्रमुख बीट है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी कुछ हुआ है, राज्य सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, भवन बने हैं, सारी कुछ हुई हैं, तो फिर शिक्षा को लेकर क्या समस्या पैदा हो रही है यहाँ? क्या प्रमुख समस्या शिक्षा क्षेत्र की? बिल्कुल, भवनें तो बनी हैं, शिक्षकों की लंबी उत्क्रमित भी हुए हैं, उच्च विद्यालय, शिक्षकों की लंबी फौज भी तैयार है। कई प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होकर मध्य विद्यालय में आए और अब प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय के रूप में भी स्कूलों को उत्क्रमित किया जा रहा है। जिले में 182 हाई स्कूल लगभग हो गए हैं। हाँ, 2020 में करीब 90 हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो आप, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है, कोरोना काल में जो स्कूल बंद हुआ, लेकिन अभी स्कूलों में शिक्षकों को रहने के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकारियों के जांच रिपोर्ट पर ही देखें, कोई स्कूल नहीं खुलता है, स्कूल बंद है। दरअसल वही मैंने इससे पहले कहा, सेवा भाव, शिक्षकों में भी यह सेवा भाव की मंशा होनी चाहिए, जो हमें बच्चों को तालीम देना है, बेहतर उसको पढ़ा करके आगे बढ़ाना है। दूसरा, सरकार का भी बोझ, बहुत ज़्यादा बोझ शिक्षकों पे है। अब आप उससे पढ़ाने के अलावा उससे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, दिन भर फ़ोन पे IVRS पे रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, कितना बच्चा आया गिन करके अपलोड करिए, कितना खाया वो अपलोड करिए, पोशाक बांट रहे हैं तो पोशाक आप खाते में दे रहे हैं, लेकिन उपयोगिता आप टीचर से मांग रहे हैं। मतलब उनको शिक्षण कार्य के अलावा बहुत अतिरिक्त कार्यों का बोझ है, बहुत ज़्यादा। आप जितना सर्वे हो रहा है शिक्षकों को, क्या यही एक प्रमुख कारण है जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है? सेवा भाव का भी अभाव है। सेवा भाव का अभाव पर विस्तार से थोड़ा सेवा भाव के अभाव में हम यह कहना चाह रहे हैं, जो शिक्षक को अपने मन में यह सेवा का भाव रखना चाहिए, जो मैं पहले एक शिक्षक हूँ, मैं स्कूल समय पे जाऊँ, स्कूल समय पे छोड़ूँ, और हमारा जो दायित्व 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का जो ड्यूटी है, घंटी है, मैं उसमें जाके एक ही बच्चा है तो मैं पढ़ाऊँ। तो ये दो समस्याएं हैं जो कि शिक्षा विभाग को लेकर के हैं, दोनों ही समस्याएं हैं। बिल्कुल। शिक्षकों की बहाली हुई है, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है क्या जिले के स्कूलों में? हाँ, शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। अभी जिले में 2200 शिक्षक की बहाली फिर हो रही है, जो प्रोसेस में है। अच्छा, जो उत्क्रमित हुए उच्च विद्यालय, उसमें क्या शिक्षक दिए गए उसके हिसाब से? नहीं, जो उत्क्रमित हाई स्कूल हुए हैं, हाँ। उसमें हाई स्कूल लेवल के शिक्षक नहीं है। तो फिर एक समस्या शिक्षकों की अभाव है, सरकार के द्वारा गड़बड़ी की गई है। तो ये व्यवस्था में गड़बड़ी है। वो बच्चे फिर क्या कौन पढ़ा रहा है उनको, कैसे पास कर रहे हैं बच्चे? या तो वो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, या फिर बस किसी तरह खींच करके पास हो रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है शिक्षा को लेकर के, उत्क्रमित जो स्तर पे, ये सरकारी किसी भी स्तर पे, लेकिन जिले की समस्या तो है ही। धन्यवाद अमित जी आपका। अब मैं आऊँगा चंदन कुमार लालू जी के पास। चंदन कुमार लालू जी, आप ये बताइए कि आपकी नज़र में ये इतनी जो समस्या आई, इसके अलावा क्या प्रमुख समस्या है जो ज़िला झेल रहा है, ज़िले के लोग झेल रहे हैं, जिससे निजात मिल सकती है और मिल नहीं पा रही है? धन्यवाद द संवाद टीम को कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आज ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह के कार्यक्रमों को, और दर्शकों को भी धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, मूल बात जो है अररिया के लिए बेसिक जो बुनियादी चीज़ है, बाढ़ तो है ही, लेकिन बाढ़ आता क्यों है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शासन और प्रशासन के लोग नहीं चाहते हैं कि बाढ़ का अस्थायी निदान हो, क्योंकि जब हर साल बाढ़ आता है तो अधिकारियों के लिए और शासन और प्रशासन के लोगों के लिए बाढ़ एक उत्सव होता है। गरीबों के लिए, जो विस्थापित होते हैं उनके लिए, जो बाढ़ का दंश झेलते हैं उनके लिए अभिशाप जरूर है, लेकिन अधिकारियों के लिए और शासन और प्रशासन के लिए बाढ़ एक उत्सव है, क्योंकि हर साल करोड़ों का बारह न्योरा करना है उसको। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि शासन और प्रशासन के लोग, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद भी बाढ़ का अस्थायी निदान नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि शासन और प्रशासन के लोग नहीं चाहते हैं कि बाढ़ का अस्थायी निदान हो, क्योंकि साल जो वो करोड़ों रुपया का हेरा फेरी करते हैं वो बंद हो जाएगा अगर बाढ़ का अस्थायी निदान हो जाएगा। दूसरी समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है लोगों के लिए। शिक्षा के
क्षेत्र में भी स्वास्थ्य में क्या समस्या है? स्वास्थ्य में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जरूर, अस्पताल बनी है, एएनएम हैं, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ भी आ रही है, सब कुछ है, लेकिन वही सेवा भाव डॉक्टर नहीं है। आप जानेंगे कोरोना काल में अररिया ब्लॉक की बात मैं करता हूँ। अररिया ब्लॉक में अररिया पीएससी में काम नहीं होता है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि जो नियम कहता है कि सदर अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में मतलब उसको क्या बोलते हैं, ओपीडी नहीं चलेगा। तो इसके लिए चंदरदई और पैकटोला में अस्पताल बना है, एडिशनल पीएससी बना है। एडिशनल पीएससी ने बल्कि 6 बेड का हॉस्पिटल बना है, वो एडिशनल पीएससी क्वार्टर भी बना है, नर्स का क्वार्टर बना है, सभी स्टाफ का सीट वैकेंट है, लेकिन एक डॉक्टर हैं वो एक दिन भी नहीं आते हैं। समस्याएं हैं, बिल्डिंग तो बन गई लेकिन डॉक्टर का अभाव है, नर्स का अभाव है। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बड़ी समस्या है। और जो बुनियादी चीज़ है, बीमार लोग रोज पड़ते हैं, बीमार पड़ता ही है, मजबूरन उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। इसी का परिणाम है कि अररिया जैसे छोटे शहरों में भी सैकड़ों की संख्या में फर्जी चिकित्सक अपना कारोबार चला रहे हैं। और आए दिन आप देखेंगे कि लोगों को जान गंवानी पड़ती है, वो नीम हकीम खतरे जान के फेरे में। कई गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देने से पहले मौत के मुंह में समा रही हैं। तो ये एक बेसिक समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लापरवाही की वजह से, शासन और प्रशासन की लापरवाही की। मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक मेरी समझ बन रही है कि शासन और प्रशासन, क्योंकि बेहतर मॉनिटरिंग का अभाव हर क्षेत्र में है। जहाँ तक पलायन की बात है, रोजगार का अभाव है अररिया जैसे जगहों में, जबकि रोजगार के अपार अवसर हैं। यहाँ पे 80% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, कृषि में अपार संभावनाएं हैं। लोग यहाँ सब्जी की खेती आज करते हैं, लेकिन क्या है, महंगा खाद, महंगा बीज, मार्केट नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये मूल समस्या है। तीसरा समस्या नगर परिषद का। नगर परिषद में सफाई तो हो रहा है, आप देखेंगे कि कचरे का डंपिंग नहीं होने की वजह से सड़क किनारे ही जब आप त्रिशुलिया घाट से निकल के रामपुर की ओर जाएंगे तो सड़क की दोनों ओर कचरा मिलेगा। लोग उस पे कचरा के बदबू से मुंह पर रुमाल लेके चलने को मजबूर है। मतलब वेस्ट डिस्पोजल जो है वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं। इसके लिए एक बार प्रयास तो हुआ था, कागजों पे है। नहीं, एक बार उसकी जमीन भी ली गई थी, और जमीन हरियाली मार्केट में जमीन नहीं, उसके पहले शायद बुआरीबाद में कहीं पे एक तो लफड़ा था, कुछ कारण से वो जमीन और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद हरियाली मार्केट में नदी किनार पे भी जमीन ली गई है, वहाँ कचरा डंपिंग के लिए भवन भी बना है कि कचरा से कंपोस्ट बनेगा, लेकिन वो वहाँ कचरा कंपोस्ट के लिए भवन बन गया, जो नाद बनना था 2-3 बन के वो पड़ा हुआ यूँ है, लेकिन कचरा वहाँ वेस्ट डंपिंग नहीं हो रहा है। डंपिंग आज नहर पे आप चले जाइए, अररिया बस स्टैंड से आगे जब 0 माइल की ओर आप बढ़ेंगे तो सड़क किनारे कचरा फेंका जाता है। अब जो आपको आश्चर्य होगा, 2 दिन पहले हम गांव से लौट रहे थे तो वो जो लेटरिन का जो वो होता है, हौद से जो घिसता है, वो क्या बोलते हैं, सफाई जो करता है, वेस्टेड पानी, वो नगर परिषद वो नहर में गिरा रहा था और इतना बदबू कर रहा था कि लोग माने नाक पे कपड़ा देके उस जो शौचालय साफ करवाते हैं, साफ करके। अच्छा, तो ये छोटी छोटी समस्याएं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गौर युवा साथी सतीश जी के पास जाना चाहेंगे। सतीश जी, आप काफ़ी क्षेत्र भ्रमण करते रहे हैं, आपकी नज़र में ये जो समस्याएं हैं, इसके इतर भी कुछ समस्याएं हैं ज़िले की, या इन समस्याओं पे और कुछ अतिरिक्त आप जोड़ना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं संवाद टीम का बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। एक बात कहना चाहते हैं कि जो नीति निर्धारक होते हैं, कोई भी योजना बनती है उसी से विकास होता है। जो नीति निर्धारक होते हैं सरकार में जो बैठे होते हैं, नीति बनाते वक्त ही यदि उनके नियत में खोट हो तो क्या किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि हमने इतना शौचालय बनाया, एक आंकड़ा देते हैं, वो आंकड़ा फिर मुख्यमंत्री पटना से देते हैं, वो फिर दबाव आता है डीएम पे,
डीएम दबाव डालते हैं बीडीओ साहब पे, और बीडीओ साहब क्या करते हैं, आनन फानन में लोकल ठेकेदार की मदद से जबरन जो है तो बनाना चाहते हैं लोग या नहीं चाहते हैं, जागरूकता की कमी है, वो आनन फानन में जैसे तैसे जो है वो बना देते हैं। उसके बाद खेल चलता है वसूली का। तो कहने का मतलब है कि जो मॉनिटरिंग है, नहीं सतीश जी, मेरा ये कहना है कि ठीक है, किसी योजना का क्रियान्वयन में की बात आप कर रहे हैं, क्रियान्वयन में क्या मुश्किलें होती हैं या क्या गलतियां होती हैं जी, मैं ये कह रहा कि समस्याएं क्या हैं जिले की, जिससे जिलेवासी जूझ रहे हैं बरसों से, वो समस्या, प्रमुख समस्या क्या है आपकी नज़र में? एक पत्रकार की हैसियत से आपकी नज़र में जिले की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? इस जिले में सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ ही है। सबसे बड़ी समस्या बड़ी समस्या बाढ़ ही है। उसी के वजह से पलायन होता है, बेरोजगारी है। और जहाँ तक महानंदा बेसिन की बात हो रही थी, हम बतला दें कि कटिहार में जो 100 करोड़ का जो लूट खसोट हुआ, फिर इस योजना को सुपौल ले जाया गया, और हम बतला दें कि इस योजना का नाम अब बदल गया है। अच्छा, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना। अच्छा, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना इसका नाम हो। पहली योजना जो आई उसमें लूट खसोट हुआ। अच्छा, अब दूसरी योजना आई, पहली योजना पूरी हुई नहीं, अब दूसरी योजना आई। अब इसमें देखिए क्या होता है। तो आपकी नज़र में भी ये सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में बाढ़ है। तो बाढ़ पे क्या होना चाहिए? देखिए, बाढ़ को जो हमारी समझ है कि बाढ़ आने के जो प्रमुख कारण है वो है हमारे जो नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ जो वर्षा होती है, चूँकि ये सारी नदियाँ नेपाल से निकलती हैं, तो जब जब वहाँ अधिक बारिश होती है तो पानी आता है। तो इस बाढ़ को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी क्षति को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसा कि बतलाया चंदन लालू जी ने कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। बहुत बदकिस्मती है इस देश का। महानंदा बेसिन योजना क्या था कि नदी से नदी को जोड़ना था। देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी के बिना लोग मर जाते हैं, खेती नहीं हो पाती है। तो कम से कम जो राजनीतिक रूप से और जो प्रशासनिक स्तर पर जो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, मजबूत व्यवस्था, कि नदी को नदी से जोड़ा जाए। हमारे इलाके में ही कितनी नदियां हैं उसको आपस में जोड़कर इसके बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इससे जो क्षति होती है वो कम किया जा सकता है। बिल्कुल। आप लोग ये नहीं लगता है कि जो नदियों में गाद जम गया है, क्या उसकी सफाई भी एक बहुत ज़रूरी है उसको कम करने के लिए, इस क्षति को कम करने के लिए, ताकि पानी बहुत दूर तक ना फैले? क्या ये भी एक बिल्कुल ही बड़ी समस्या? हम बतला दें कि 2008 में जो कुशा त्रासदी आई थी, उसमें जो आलेख हमने पढ़ा था एक कि नदी है, अब उसको साफ करने के बजाय क्या किया गया कि उसके तटबंध की ऊंचाई बढ़ा दी गई। अच्छा। अब जब सिल्ट ज़्यादा बढ़ गया तो नदी का जो पानी का जो फ्लो है वो उल्टा हुआ, और इतनी त्रासदी जो है सबने 2008 में देखी कि कितनी जान माल की क्षति हुई। मतलब डीसिल्टिंग भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नदी गहरी हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी राजनीति, ठीक है, राजनीति आप कीजिए, राजनेता है, राजनीति करेंगे, लेकिन एक ईमानदार राजनीति होनी चाहिए। नहीं, राजनीति कोई गलत चीज़ तो है नहीं, राजनीति तो करते ही हैं लोग। हाँ, तो एक ईमानदार राजनीति होनी चाहिए कि सिर्फ जो है हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। तो जब आप हम सारे लोग ये समझ रहे हैं, तो जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो क्या इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, या शासन इस बात को नहीं समझ रहा है कि इस समस्या का इस तरह से निदान हो सकता है? फिर कहाँ कमी रह रही है कि क्यों नहीं ये समस्या का निदान हो पा रहा है? देखिए, निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, जनता वोट डालती है। अब मुद्दा यह है कि जनता किस मुद्दे पर वोट डालती है। अररिया जिला की बात कर लें, लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, क्या कोई एक वोटर यह सोच के वोट डालता है कि महानंदा बेसिन योजना जो है सफल होना चाहिए या बाढ़ से मुक्ति होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कहीं और की जनता किसी मुद्दे पे को लेके वोट करती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो है विकास के नाम पर वोट देंगे या हम अपने खबरों में जो डालते हैं, ये सब बकवास बात है। एक हवा होती है, एक मुद्दा होता है राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, और उसी पर जो है और विकास जनता, हम यहाँ पर जनता के विरोध में भी बोलना चाहेंगे कि जनता जब वोट डालती है तो क्या सोच के वोट डालती है। मतलब जनता को ये चाहिए कि वो अपनी समस्याओं को देखे और उसी के अनुसार फिर जब हम वोटरों को
समस्या नहीं है इस चीज़ से कि विकास के नाम पर वोट दें, कि बाढ़ से निजात लाने के वोट के मामले में वोट दें, तो फिर उस जनप्रतिनिधि को क्या पड़ा है? एक कॉकटेल है, नशा का एक कॉकटेल है, उसका उपयोग होता है चुनाव में। धन्यवाद सतीश जी। अब मैं कमर आलम साहब के पास जाऊंगा जो काफ़ी दिनों से दैनिक से जुड़े हुए हैं, हिंदी दैनिक से। कमर साहब, आप ये बताइए कि ये जो समस्याएं हमारे और साथी बता रहे हैं कि इसके इतर भी आपको कुछ समस्या ऐसी दिखती है कि जिस पे अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका है? पहले मैं संवाद के तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों को बुलाकर अररिया की समस्याओं पर चर्चा करने का काम किया, ये निश्चित रूप से सराहनीय काम है। अभी हमारे तमाम साथियों ने अररिया की प्रमुख समस्याओं पर अपनी बातें रखी। सभी में मिलता जुलता समस्या जो था वो बाढ़ का था, पलायन था, गरीबी था, बेरोजगारी था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम समस्याएं कॉमन है जो सब लोगों की तरफ से आई। मैं इससे अलग हटकर एक समस्या जो अररिया के बारे में विशेष रूप से बोलना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि अभी वर्तमान परिवेश में अररिया में युवा वर्ग नशे की आदी बहुत बड़े पैमाने पर हो गए हैं। नशा का कारोबार अररिया में बेहतरीन रोजगार का धंधा बन गया है। नशा का कारोबार से क्या मतलब है आपका? शराबबंदी तो हो चुकी है। शराबबंदी की जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर फैंसी डील या कप सिरप ने ले लिया। अच्छा, कोडीन युक्त सिरप जो है, इंजेक्शन लोग लेते हैं, टैबलेट खाते हैं नशा के लिए। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है जो युवा वर्ग के लिए बहुत खतरनाक। मतलब क्या इसका कोई नेटवर्क है? नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है जिले में। और देख भी रहे हैं कि हर हफ्ते बड़े बड़े खेप पकड़े जाते हैं, शराब के भी, फैंसी डील के भी, और पैसा वैसा लेकर के मामला को ख़त्म कर दिया जाता है। और जो स्थिति अभी है, जो युवा वर्ग है, आप देखिएगा, सर्वे कीजिए, किसी चाय की दुकान में बैठिएगा, चाय पीने के साथ साथ अगर उसके थोड़ा सा पीछे चले जाए दुकान के, तो 200-300 कप सिरप का बोतल आपको फेंका हुआ मिल जाएगा। ये बड़ी समस्या अररिया के लिए बन रही है, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो युवा साथी हमारे हैं वो बेवक्त मर रहे हैं। 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में उनकी बेवक्त मौत हो रही है। इस पर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, जागरूकता चलाने की ज़रूरत है। इस पर क्या काम हो सकता है? एक तो जन जागरूकता अभियान लाना होगा इसके लिए। साथ ही साथ जो मेडिकल का दुकान है उनको सख्त निर्देश ये हो कि आप कब सिर्फ जो बेचते हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन का नहीं बेचें, अगर बेचते हैं तो उन पर स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करे। ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका रोजगार बना लिया है। आप पान की दुकान में पान खाने जाएंगे, पान की जगह पर आपको फैंसी डील मिल जाएगा वहाँ पे। चाय की दुकान में फैंसी डील बिक रहा है, सब्जी वाले फैंसी डील बिक रहे हैं। अब तो गाँव में जो किराना दुकान है वहाँ भी फैंसी डील मिल रहा है। ये अभी वर्तमान परिवेश में अररिया का सबसे बड़ा समस्या है, जिससे युवा वर्ग बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारी भावी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। दूसरा क्या है कि अररिया जिला चूँकि हमारा जो भौगोलिक मामला स्थिति है, एक तरफ हम नेपाल से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, दूसरा तरफ बंगाल और बांग्लादेश है। तो मानव तस्करी भी एक समस्या हमारे यहाँ है। बड़े पैमाने पर एक सेफ जोन माना जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेफ जोन माना जाता है अररिया। अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ सीमा से घिरे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक तरफ नेपाल, एक तरफ बांग्लादेश है। और यह से बहुत आसान होता है, चूँकि नेपाल में वीज़ा वगैरह प्रॉब्लम है नहीं, आसानी से लड़कियां इधर से उधर भेजी जाती हैं। उस पर भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस क्षेत्र पे तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, कुछ गैर सरकारी संगठन जो है काम कर रहे हैं। संगठन है, कागजी संगठन है, काम कर रहे हैं। बहुत सारे आते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, अपना फिर चले जाते हैं। अस्थायी रूप से कोई समाधान इसका नहीं हो पा रहा है। हमेशा देखिएगा, जोगबनी भी तो ट्रेन बंद, जब ट्रेन चलता था तो हमेशा हर महीना 2 महीना पर 50 लड़कियाँ, 40 लड़कियाँ पकड़ी जा रही हैं जो अन्य राज्यों में भेजा रही है। अब तो विदेशों में भी यहाँ से भेजा जा रहा है, नेपाल के माध्यम से। ये बड़ी समस्या है मानव तस्करी की, और शराब, खास करके जो महिला तस्करी है। महिला तस्कर तो और भी ज़्यादा इसमें महिला तस्करी जो है, हाँ, महिला पे, मतलब मानव में जो है महिला तस्करी, महिला तस्करी पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी बाढ़, ये सब तो अस्थायी समाधान जब तक नहीं होगा, ये चलते रहेगा। तीसरा, लालू जी ने बड़ा अच्छा बात बोला था कि यहाँ पर कृषि प्रधान जिला है ये, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग नहीं है। क्या उद्योग हो सकता है यहाँ पे? आप लोगों के नजरिए में क्या उद्योग हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग का बहुत सारा यहाँ पर प्लांट खुल सकता है। फूड प्रोसेसिंग का प्लांट यहाँ खुल सकता है। मुर्शिद भाई ने बताया कि जूट का प्रॉब्लम है। जूट का खेती करना क्यों छोड़ दिया लोगों ने? इसलिए कि जूट आधारित यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। सहारा इंडिया ने प्रयास करके हरियाणा में खोला भी था, लेकिन वो बंद हो गया। तो ऐसे में किसान का जूट कहाँ बेचेगा? वो उससे क्या बनेगा? जितना प्रोडक्ट कॉस्ट पर उतना उसको आय नहीं हो रहा है। नतीजा को छोड़ दिया, लेबर प्रॉब्लम हो गया उनको। उससे ज़्यादा पैसा मक्का में होने लगा तो मक्का की तरफ उनका रुझान हुआ। लेकिन मक्का के साथ भी क्या हुआ, जो फार्मेसी ने फैक्ट्री खुला वो भी भगवान भरोसे अभी तक चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ के किसानों के साथ एक तरफ से सरकार के द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक भद्दा मजाक किया जा रहा है कि विकास के नाम पर लूट मचाया हुआ लोगों ने। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, पदाधिकारी के पास, कृषि विभाग के द्वारा भी कई कार्यक्रम में हमको जाने का मौका मिला। किसान चौपाल लगाया गया था। किसान चौपाल पूरी तरीके से भारत सरकार के किसान के लिए जो बिल पास किया गया उसके प्रचार प्रसार के लिए चौपाल लगाया हुआ था। वहाँ योजनाएं नहीं बताई जा रही थी।
कि कौन सा योजना है। किसान का जो बिल आया है वो बहुत अच्छा है, इसको कृषि विभाग के पदाधिकारी लोग को बता रहे थे। अच्छा, किसान चौपाल का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया अभी, जबकि होना क्या चाहिए था, किसान योजनाओं के प्रति जागरूक करना, बीज के बारे में, खाद के बारे में, सब्सिडी के बारे में बताना था। लेकिन वहाँ बैकडोर से सरकार ने चौपाल के माध्यम से ये काम किया। कई जगह इसको विरोध का सामना भी करना पड़ा, हम लोगों ने छापा भी था उसको। तो ये सब खेल प्रशासन के द्वारा हो रहा है। सबसे ज़रूरी है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वोटर हैं, वोट देते समय जो भूल जाते हैं, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जो वोट करते हैं, वैसे लोगों को भी अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो विकास अपने एजेंडे में शामिल रखे। वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पंचायती राज या लोकसभा, राज्य विधानसभा में उनको जिता के भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जाएंगे, एक हमारे उर्दू अखबार के नुमाइंदा हैं अब्दुल गनी, बहुत नौजवान हैं और लिखने में काफ़ी धार है इनकी। गनी साहब, ये बताइए कि ये इतनी सारी समस्याएं जो हैं, इतने मसाइल जो हैं, हमारे पत्रकार भाइयों ने, हमारे मीडिया जगत के साथियों ने रखा है, आपकी नज़र में इनके अलावा क्या मसाइल हैं ज़िले के? हम मसाइल पे बात करेंगे, प्रशासन तंत्र कैसे क्रियान्वित करता है, नहीं करता है, उसमें क्या होता है, उस पर नहीं जाएंगे। हम अभी इस पे जाएंगे कि मसाइल क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं जो ज़िले के लोग झेल रहे हैं। इलाकाई मसाइल पर मुनाकिदा आज का ये मुज़ाकरा दिस संवाद की काबिल तारीफ़ कदम है और दिस संवाद के सरबराह भाई अफ़ान अहमद और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जो इस तरह की पहल और इनिशिएटिव के ज़रिए अवामी मसाइल की निशानदेही और तदारुक व हल के लिए कोशा नज़र आ रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिल के देखो क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही है। ज़िले के बेशुमार मसाइल हैं जिसका तज़किरा यहाँ आज के इस परिचर्चा में हुआ भी है। सैलाब से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक की बात आ गई है और सभी सीनियर हजरात ने बहुत ही तफसील के साथ अपनी बातें रखी हैं। मैं चंद एक बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब मसाइल हैं तो कोई ना कोई इसके ज़िम्मेदार भी हैं। नहीं, पहले हम मसाइल की बात करेंगे। मसला, हम ये जिम्मेदार नहीं, मेरा ये कहना कि मसला क्या है, समस्या क्या है ज़िले की। मसलन सैलाब के ताल्लुक़ से बात हुई है। सैलाब की तबाहकारी से हम सब वाकिफ़ हैं, कितनी जानें चली गईं और इमलाक का नुकसान हुआ है। सैलाब के बाद के वक्तों में राहत रसानी के नाम पर जो लूट खिसोट होती है वो भी जगज़ाहिर है। अब उसके बाद देख लीजिए कि नदियों में बालू खनन के वजह से सैलाब ज़्यादा मतलब कि भयंकर हो जाता है। जब उसकी पानी आती है तो वो उसको धाराएं अलग अलग मिलती हैं, अलग अलग जगहों पे वो अपने लिए रास्ता बनाते हैं। अभी आप देख लीजिए तमाम नदियों में, कनकई में, पनार में, बकरा में, तमाम नदियों में देखेंगे कि ट्रैक्टर ही नहीं, लोग जेसीबी लगाकर बालू को खोद रहे हैं। अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है। जाहिर है उस पर माइनिंग वालों की या ज़िला प्रशासन की नज़र नहीं है, जो भी हो, या वो सर्फ नज़र कर रहे हैं, जो भी हो। तो ये एक बड़ा मसला है। ऐसी चीज़ों की रोकथाम जब तक दयानतदाराना तौर पे होगी नहीं तो हमारे कहने से भी कोई मसला हल नहीं हो सकता है। दूसरी अहम बात तालीम के ताल्लुक से है। मैं वहीं पे आ रहा था, चूँकि आप शिक्षा जगत से काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, शिक्षा जगत की क्या समस्याएं हैं? जी, अब देखिए सरकार की जानिब से हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, बच्चों को ड्रॉप आउट न होने दिया जाए उसके लिए अलग अलग स्कीमें चल रही हैं और पोशाक से लेकर उसकी खुराक तक का इंतज़ाम किया जा रहा है। मगर हनूज़ ज़िला जो है वो आज़ादी के पहले ही साल में है। जो प्राइमरी स्कूल से थे, जो मिडिल स्कूल से थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हाई स्कूल हो गए, 190 बताए जा रहे हैं। लेकिन ये दौर प्रोफेशनलिज्म और इत्तलाती टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ तो अब ऐसे कोर्सेज़ हो रहे हैं जो प्रोफेशनल को बढ़ावा देती है। मसलन बच्चे अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद अपने लिए राहें हमवार करते हैं, उसके लिए इस तरह की कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई तालीमी इदारा कायम नहीं किया गया है। उसको तो खैर जाने दें। आम तालीमी जो रुझान है, जो हमारा मतलब तालीम होता है, हम प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक की तालीम को लेते हैं और उसके लिए असातिज़ा बहाल किए जाते हैं, शिक्षकों की बहाली होती है, उसके लिए ट्रेनिंग अब बहुत लाजमी हो गया है। अब सरकारी स्कूलों में बहाल होने के लिए किसी का भी ट्रेन होना बहुत लाजमी है। उसके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होता है या डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। इस पूरे इलाके में भी और ख़ुद अररिया में एक भी मतलब के ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज की अभी फॉरबिसगंज में मंजूरी
मिली थी, बाद में हटा लिया गया था। अभी इस साल के सेशन के लिए 50 सीट के लिए बीएड कॉलेज की ट्रेनिंग कॉलेज फारबिसगंज में दिया गया है। और तमाम ज़िलों में जो डाइट कॉलेज हैं उसकी सीट आबादी के लिहाज से तो 50 से बढ़कर उसकी 200, 300, 1000 के आसपास होनी चाहिए। कहाँ मतलब लाखों की आबादी है और 50 सीट हैं उसमें सिर्फ डाइट कॉलेज में, और 50 सीट का एक बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है। ये ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं या जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसकी तादाद बढ़नी चाहिए। इसकी घोर कमी है यहाँ, इसकी जितनी ज़रूरत है वो है नहीं, जिसके वजह से यहाँ के बच्चे डेंटिस्ट और छोटे मोटे मेडिकल कोर्सेज़ के लिए पटना जैसे शहरों में जाकर रह रहे हैं, पारामेडिकल वगैरह जी। इसके अलावा भी सर बच्चों के लिए बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये विडंबना कह लीजिए कि बच्चों को किराए के महंगे मकानों में रहकर अदना से अदना कोचिंग के लिए, हालांकि ये कोचिंग उसको अपने गांव में भी दस्तयाब है, लेकिन उनको एक हेवला सा बना हुआ है, या उनकी नज़र में अररिया शहर उसके लिए थोड़ा अहमियत रखता है कि वहाँ कुछ अच्छे और बेहतरीन टीचर होंगे, तो बेचारे घर से चावल, गेहूँ, दाल सब बांध कर लेकर शहर आते हैं कि हम वहाँ बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे। उनकी रिहाइश का न तो ज़िला प्रशासन की जानिब से, न हुकूमत की जानिब से, और न किसी मिली तंजीम या किसी जो है समाजी तंजीम की जानिब से कोई इंतज़ाम है। और उन बच्चों को जो पैसे तालीम पर खर्च करने चाहिए, 2000, 2500, 3000 रुपये वो मकान किराए में चला जाता है। ये एक बड़ी समस्या है, इसको हल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है पढ़ने वालों की। बच्चे कोने खुदरे में टीन और शेड के मकानों में रहकर बहुत तकलीफ़ के साथ मतलब पढ़ाई करते हैं। इन समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपने ज़िले में एक बड़ा मसला हम देख पा रहे हैं कि कुपोषण का है। कुपोषण का है, अदम तग़ज़िया का मसला बहुत ज़्यादा है। बच्चे पैदा होते हैं, उमूमन उसकी जो वज़न होती है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम ही होती हैं। कुपोषण एक बड़ी समस्या आपको लगता है कि इस पे भी काम करने की जरूरत है कुपोषण पे? हालांकि कुपोषण को लेकर के काफी स्कीम्स भी चल रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्र खुद उसके लिए, लेकिन उसका नफाज नहीं हो पा रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों में हाल ये है कि आंगनबाड़ी में जो भी लोग सहायिका या सहायिका हैं, मुआविन सहायिका हैं, वो सभी लोग मुतमव्विल या फिर बाअसर लोग ही होते हैं। वो सारे धान, वो चावल और दाल को अपने ही पास रख ले। गनी साहब, हम इसको बहुत जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे इस्तिस्ना के साथ सर, मतलब कुछ चीजें अच्छी भी हैं, हर जगह सारी चीजें तो खैर खराब नहीं है। मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, आपको ये कहना है? जी जरूरी। अच्छा, शुक्रिया अब्दुल गनी साहब। मेरी नज़र में दो समस्या है जिस पे हम अपने मीडिया प्रतिनिधि भाइयों के टिप्पणी चाहेंगे। मुझे लगता है कि ज़िले में भूमि विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हम चाहेंगे कि विष्णुदेव जावेदी जी और चंदन कुमार जी विशेष रूप से इस पे टिप्पणी करें कि भूमि विवाद की समस्या जो है कितना प्रभावित कर रहा है यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, और इसको, और इस पर क्या है भूमि विवाद को लेकर? अगर ज़िले में अपराध की ग्राफ को देखेंगे, सर्वाधिक मामला भूमि विवाद से ही जुड़ा होता है। तो भूमि विवाद एक बड़ी समस्या मानते हैं आप? और भूमि विवाद बड़ी समस्या ही नहीं है। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, खासकर कर्मचारी, जो राजस्व कर्मचारी रसीद काटते हैं, वो इसका जड़ होता है। परवेज भाई की ज़मीन है तो बेदी झा के नाम से भी रसीद काट दी जा रही है और परवेज के नाम से भी काट दी जा रही है। थाना पुलिस दौड़ते दौड़ते, आज में आप रोज़ चलिए थाना में 1 घंटा बैठिए, 100, 50, 200 महिला पुरुष आएगा कि हमारी ज़मीन पर ये मामला हो रहा है। और इसमें पदाधिकारी, सीओ स्तर के, सीआई, सभी लोग ज़मीन विवाद को एक धंधा समझ के आर्थिक दोहन में लगे रहते हैं। जनता दरबार तो मात्र दिखावा है परवेज भाई। अगर आप जनता दरबार में जाएंगे, कौन सा जनता दरबार जो थानों में थानों में लगाया जा रहा है हर शनिवार को, वो सिर्फ दिखावा है, वो कुछ नहीं है। और यह निदान जो अब हम समझ रहे हैं, कुछ जो ये सर्वे अभी शुरू किया है सरकार ने जी, हो सकता है इसमें कुछ कमी आवे, वरना ये तो बहुत कोड़ के तरह। इस पे एक टिप्पणी हम मुर्शी जी से भी चाहेंगे। भूमि विवाद को लेके आपका क्या नजरिया है जिले में? ये सही है कि यहाँ तक ज़्यादातर जो मामला है वो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। अब भूमि विवाद में इस तरह का जटिलता आ गया है कि आप कोर्ट चले जाएं तो कोर्ट में ऐसे
हजारों नहीं लाखों केस पड़े पेंडिंग पड़े हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए, जो कई दशक से हैं। इसका खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता जो जेन्युइन है। इसमें भूमि विवाद में एक तो जैसा बताया कि भाई अंचल कार्यालय से लेके नीचे तक जो कर्मचारी होते हैं इसमें वो दोषी हैं। मतलब इसकी प्रक्रिया को सुधारना होगा। नहीं, प्रक्रिया नहीं, इसमें बिचौलिए भी बहुत ज़्यादा हावी हैं। एक ज़मीन को 3 से 4 बिचौलिए खरीद रहे हैं ज़मीन, और वो खरीदने की वजह से क्या हो रहा है कि वो कई जगह उसको सेल आउट कर रहे हैं। जिनका ज़मीन है वो जेन्युइन उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो थाने में और एसपी हो चाहे अंचल हो या कहीं भी ये चक्कर लगा रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, जो इनजेन्युइन है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज देखिए कितना हत्या का मामला और आगजनी का मामला, ये सब कहीं ना कहीं आपको भूमि विवाद से ही जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मसला इस ज़िले का अगर देखेंगे कि अगर केस के मामले में तो भूमि विवाद है, और भूमि विवाद जो है ये एक मतलब जटिलता रूप अख्तियार कर लिया है। इसको सुधारने के लिए बहुत डीप में गहराई में जाना होगा प्रशासन को भी, बाकी ऐसे नहीं लगता कि ये सुधर पाए। शुक्रिया मुर्शीद जी। एक त्वरित टिप्पणी हम चंदन कुमार लालू जी से जाएंगे इस पे, भूमि विवाद को लेकर कितनी बड़ी है ये समस्या? भूमि विवाद हमको लगता है कि अररिया में अनरजिस्टर्ड ब्रोकर जो ज़मीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, ऐसे लोगों के कारण भूमि विवादों की संख्या में वृद्धि हुई है। खास करके हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र में भूमि विवाद का कारण अनरजिस्टर्ड ब्रोकर का होना और रातों रात ब्रोकर का अरबपति हो जाना भी एक कारण है। एक ही क्योंकि शहर में, अररिया शहर बहुत छोटा शहर है, यहाँ पे ज़मीन तो बढ़ता नहीं है, रबड़ है नहीं कि ज़मीन बढ़ेगा, ज़मीन तो उतना ही है। उसी ज़मीन को, ज़मीन का रेट जब शहरीकरण शुरू हुआ और 4 लेन बनने के बाद अररिया शहर की ज़मीन की कीमतें लगातार मतलब दूना नहीं 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक बढ़ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज से 10 साल पहले 2002-3 में बस स्टैंड से पश्चिम जो ज़मीन 3500, 35,000, 55,000, 60,000 रुपये कट्ठा बिकता था शिवपुरी, आज वहाँ पे 15 लाख रुपए में आपको ज़मीन शायद नहीं मिले। अगर आप 15 बोल रहे हैं तो लोग आएंगे कहेंगे हम 18 दे रहे हैं, तो आपको शायद ज़मीन नहीं मिले। और एक भी ज़मीन बगैर ब्रोकर के माध्यम से नहीं बिक रहा है। हर ज़मीन को पहले ब्रोकर खरीदते हैं, एक ही ज़मीन को आपको भी बेच रहा है, उसको भी बेच रहा है। भूमि विवाद का कारण ये है। दूसरा कारण मेरी समझ में प्रशासनिक उदासीनता, इसको सॉर्ट आउट करने में प्रशासनिक उदासीनता। दूसरा कारण मुख्य कारण जो है भूमि विवाद का, कर्मचारियों का मतलब सरकारी कर्मियों का राजस्व विभाग में अंचल में सरकारी कर्मियों की कमी। मान लीजिए अररिया ब्लॉक में 30 पंचायत है, यहाँ पे 7 राजस्व कर्मचारी हैं, तो एक को 3-4 हल्का मिला, एक को 5 से 7 हल्का तक मिला हुआ है। अगर 5-6 कर्मचारी हैं तो 5 एवरेज 5। अगर वही कर्मचारी साहब को अगर खुश कर रहा है तो उसको 8 भी मिल गया, किसी को 3 भी है, अच्छा, किसी को 10 हल्का भी है। तो अब एक कर्मचारी प्राइवेट से 20 स्टाफ रख रहा है, वो 20 स्टाफ उसका काम को देख रहा है। तो काम क्या आपको लगता है कि वो जेन्युइन काम होगा? वो जो स्टाफ रखा है कर्मचारी क्या वेतन से देगा? फिर तो दोहन शुरू वहीं से होगा। तो आपके ज़मीन का रसीद हमको भी दे दिया, सतीश को भी दे दिया, मुर्शीद भाई को भी दे दिया। एक ज़मीन है, 3 आदमी को रसीद है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं अपना खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा एक ज़मीन है पेक्टोला चौक पे, 18 डिसमिल का वो प्लॉट है, ठीक है। उसके बगल में भी उस खेसरा में 18 डिसमिल का प्लॉट है। वो ज़मीन किसी वासुदेव शर्मा के नाम से सिकमी बन गया था 54 से पहले, ठीक, सर्वे से पहले।
वो मर गए, नियम कहता है कि सिकमी राइट ट्रांसफर नहीं होगा और वो जमीन जमींदार का हो जाएगा। उस 18 डिसमिल जमीन में के बगल में एक लोग बसे हुए थे, हम नाम सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, वो अपना 18 डिसमिल का पर्चा बनवा लिया। फिर उसके बगल में बसे हुए हैं लोग, उसी 18 डिसमिल में 5 डिसमिल का उसने भी पर्चा बनवा लिया। उसी 18 डिसमिल में एक लोगों ने 9 डिसमिल का पर्चा बनवा लिया। 9 5 और ये ऑनलाइन मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन सभी का हमने चेक किया, ऑनलाइन सबका है, सबका रसीद कट रहा है, सबको अपडेट रसीद है। अभी लगातार हम संडे हर रविवार घर जा रहे हैं उसी ज़मीन को लेकर, कुछ झमेला। अब वो नपा लिया, जो लास्ट में जिसका घर है सटा हुआ, वो नपा के कि नहीं ये 18 घेर लिया कि नहीं ये तो मेरा है। मतलब वो 18 डिसमिल जमीन 28 डिसमिल हो चुकी है। तो ये कहाँ से, ये हमने उदाहरण हम दिए कि यही जड़ है। और कैसे रसीद, आखिर अंचल अधिकारी ने 3 आदमी को, एक ही जमीन एक ही है, 3 आदमी को रसीद कैसे दिया, 3 आदमी का कैसे पर्चा बना? पर्चा तो बना। और जो ओरिजिनल पर्चेदार था माना सर्वे से पहले वो मर गए, उसके बाद 3 लोगों का पर्चा बना। और पर्चा कब बना? 87 में पर्चा दिखा रहा है, सब 87 का दिखा रहा है, वर्ष 87-88 का, सभी तीनों। मतलब आपका ये कहना है कि और इस तरह से अभी ऑनलाइन रसीद कटा रहा है 2019 और 20 में। मतलब भूमि विवाद पैदा किए जा रहे हैं। मतलब भूमि विवाद भी एक उद्योग हो गया है, मतलब कमाने का जरिया हो गया है सरकारी तंत्र का। मैं ये मानता हूं कि राजस्व विभाग भूमि विवाद को लटका, जिसी तरह बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं करना चाह रहा है शासन और प्रशासन के लोग, क्योंकि बाढ़ उत्सव उसका हर सालाना उत्सव होता है, सालाना जो वो रिलीफ का माल जो खाने में उसको अच्छा लगता है, रिलीफ खाने के लिए वो नहीं चाहता है कि बाढ़ का अस्थायी समाधान हो। इसी तरह भूमि विवाद की समस्याओं को भी राजस्व विभाग के लोग लटका के रखना चाहते हैं, जैसा कि बेदी जी अभी बता रहे थे। अब थाना जाएंगे, एक भी लोगों का, और जब तारीख पे तारीख 5 दिन 6 दिन, वो लोग एक प्रैक्टिकल, पता नहीं अनुभव से वो लोग बोलता है कि रहिए ना, बोलता है हम लोग बैठते हैं थाने में दरोगा के साथ या फिर सीओ के साथ, कर्मचारी के साथ, क्राइम देखते हैं तो वो लोग बोलता है देखिए दौड़ते दौड़ते अपने थकेगा ना, तब लास्ट में क्या बोलता है, 6 तारीख 5 तारीख 5 शनिचर 6 शनिचर पूरा परिवार लेके आता है, तो बोलता है आपस में आप लोग बैठ के कर लीजिए, नहीं तो ऐसे दौड़ते रहिएगा। मतलब वहाँ कुछ नहीं होना है, फिर वही आपस में आप लोग कर लीजिए। तो मेरा मानना है कि भूमि विवाद को भी सुलझाने में संजीदा नहीं है, तंत्र और कर्मियों की कमी भी एक कारण रहा है, ये और मॉनिटरिंग का भी अभाव है। एक बात निकल के आई कि भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है, बाढ़ के अलावा एक बड़ी समस्या है। भूमि विवाद एक बड़ी समस्या है जिसका कि समाधान होना चाहिए, क्योंकि अपराध का 80% मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है जिले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी लालू जी कह रहे थे कि डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि डॉक्टरों की यहाँ बहुत कमी है, और ख़ासकर के स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं सदर अस्पताल जैसे इसमें जो ज़िला अस्पताल है वहाँ नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, या नियुक्ति हुई तो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये डॉक्टरों की कमी कितनी बड़ी समस्या है? बिल्कुल, डॉक्टरों की कमी, संख्या जो है इनकी, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है अररिया ज़िले में। हमारा अनुमंडलीय अस्पताल अब सदर अस्पताल हो गया है, लेकिन यहाँ आप देखिए लगभग 125 सीट स्वीकृत है यहाँ पे, यहाँ सदर अस्पताल में, और चिकित्सकों की संख्या यहाँ संविदा आधारित या कॉन्ट्रैक्ट या नियमित कुल मिला के 30 भी नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। महिला सर्जन अररिया जिले में एक भी नहीं है, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं। अगर सरकार के स्तर से या कॉन्ट्रैक्ट आधारित डॉक्टरों या महिला चिकित्सकों की पोस्टिंग भी होती है तो वो आना नहीं चाहती हैं, और अगर आती हैं योगदान करके चली जाती हैं। दरअसल यहाँ उनको इस तरह की सुविधा नहीं है। ठीक है, सुविधा क्या है सदर अस्पताल में? सुविधा सरकार के कागज में तो बहुत है, जो बहुत ज़्यादा सुविधा है, इतनी प्रकार की दवाइयाँ हैं, लेकिन दवाई आप जाइए तो 10 प्रकार की दवाइयाँ हैं। कहने के लिए बोर्ड में टंगा हुआ है 90 प्रकार की दवाइयाँ हैं, लेकिन उतना नहीं है, 10 प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा जी, व्यवस्था में
परिवर्तन मतलब ये सिस्टम जो है, सिस्टम की पेचीदगी है, इसको बदलने का जरूरत है। और यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति चाहिए, डॉक्टरों की नियुक्ति चाहिए। आपका यहाँ जिले में लगभग 35-36 लाख की आबादी हो गई है। हाँ, 32 लाख से ज़्यादा तो है ही है। 32 लाख की ज़्यादा आबादी है और आपके यहाँ डॉक्टर 100 नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके कितने लोगों पर डॉक्टर हैं। एएनएम की प्रतिनियुक्ति तो आपने कर दी है। एएनएम को एपीएससी स्तर पर दिया, लेकिन फिर क्या किया, वो एपीएससी स्तर पे उनको रहने की समस्या हुई तो उन्होंने क्या किया, डेपुटेशन कर दिया, बैकडोर से डिप्यूटेशन करा लिया। तो वो जो क्षेत्र में जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। वो एएनएम आकर के मुख्यालय वाले अस्पताल में बैठी हुई हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए द संवाद के चीफ एडिटर दीपक दास जी के पास जाना चाहूँगा कि इस पूरे जो हमारा आज वार्ता हुई है इस पे आपकी टिप्पणी क्या है और आपकी नज़र में, क्योंकि आपको लंबे समय से मीडिया जुड़े हैं। और आप तमाम पत्रकार मित्रों का, आप लोगों ने ज़िले की समस्याओं पर अपनी अपनी नज़र से जो अभी तक आप लोगों ने महसूस किया है, अपनी अपनी बातें रखी और आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला। मैं संवाद परिवार की ओर से आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बातें सारी आ गईं, समस्याएं कुल आ गईं, लेकिन जो मेरी अपनी निजी समझ बनती है कि इन तमाम समस्याओं का जो मूल है वो मात्र और मात्र एक है कि इस देश में शासन और प्रशासन के बीच एक अनैतिक गठजोड़ है, जिस गठजोड़ के कारण ये तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और ये तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। वो प्राइम मिनिस्टर से लेके वो बिल्कुल निचले पायदान पर जो पीएन बैठा हुआ है, जो चपरासी के स्तर पे लोग बैठे हुए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही अनलेस ए पर्सन इज अकाउंटेबल यू विल नेवर गेट द रिजल्ट इन 100%। देखिए क्या होता है, अभी बात आ रही थी कि जिले की बड़ी समस्या है बाढ़। निश्चित तौर पर बाढ़, और मैं लालू जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इसका समाधान कोई नहीं निकालना चाहता। जब चीन लिबरेट हुआ 1948 में, तो उससे पहले वांग हो नदी चीन का अभिशाप कहलाता। वांग हो नदी को चीन का अभिशाप कहा जाता था। बेतरह तबाही होती थी, लेकिन जब चीन लिबरेट हुआ 1948 में, हमसे एक साल बाद, तो वहाँ की सरकार ने सबसे पहले वो जो अभिशाप था उसको वरदान में परिवर्तित करने के लिए निश्चय किया और उन्होंने कर दिखाया। उसकी खुदाई, जो सिल्टेशन की बात हो रही थी, अभी गाद आकर की बात हो रही थी जी, बिल्कुल, उसकी खुदाई करवाकर उन्होंने उसके किनारे पे डलवाया। जहां उसका तल गहरा हुआ वहीं उसका किनारा ऊंचा हुआ, ये डबल हो गया। थोड़ा सा विज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए। और उसके किनारों पर हमारे यहाँ सेब आता है चीन से। उस वांगहो नदी के तटबंध पर जो नई मिट्टी डाली गई, जो सड़ी हुई मिट्टी थी, जो खाद प्रचुर मात्रा में जिसमें मैन्योर मौजूद था, उस पर फलदार वृक्ष लगाए गए और आज पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है फलों का। और चूंकि नदी को गहरा किया गया, उसके तल को, तो पानी काफ़ी नीचे तक गया और उससे शिपमेंट का काम, यातायात का काम लेना शुरू किया। तो जो अभिशाप था उन्होंने उसको वरदान में, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति थी। तो क्या हमारी सरकार, उसकी इच्छा शक्ति है इस बाढ़ को रोका जाए? मैं बिल्कुल बेलौस कहना चाहूँगा कि सरकार ये नहीं चाहती कि बाढ़ ख़त्म हो जाए और उसकी जो कमाई होती है बाढ़ के नाम पर वो रुक जाए। ठीक इसी तरह अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में यहाँ जो सीएस थे अररिया के, उनको सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? उन्होंने बिना जिला पदाधिकारी के परमिशन के बेड की खरीद कर ली, जबकि जिला पदाधिकारी के सामंजस्य से ही उनको ये काम करना चाहिए था। तो ये जो घालमेल है, ये जो अनैतिक घालमेल है, चूँकि हर जगह बंदर बांट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं या जो कर्मचारी है वो पैसा ऊपर तक नहीं जाता। दीपक जी, हम जिला स्पेसिफिक समस्या पर बात करेंगे। जिला स्पेसिफिक समस्याएं क्या हैं?
देखिए, अभी सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा जिला, इसका आर्थिक स्रोत क्या है। तो किसानी, खेती किसानी ही, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि खेती किसानी पे क्या बिल्कुल समस्या है? हमारे यहाँ अभी सब लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में जो 3 कृषि कानून आया है उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक उसके विपरीत अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आंदोलन के नाम पर कहीं कुछ नज़र नहीं आता। किसानों की समस्या यहाँ क्या है? मैं किसानों की समस्या पर ही आता हूँ। तो खेती किसानी को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है इसका स्टेटस क्या है। हमारे यहाँ 2 तरह के किसान हैं। एक वो किसान है जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है, जो खुद से खेती नहीं करते, उनके पास ज़मीन है लेकिन वो खुद से खेती नहीं करते। और दूसरा लैंडलेस फार्मर है, जो खेती करते हैं उनके पास भूमि नहीं है, और यहाँ से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो अब देखिए कि हमारा किसान, वो जो ज़मींदार है जो खुद से खेती नहीं करता, उसने आज तक अपनी फसल कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचा नहीं। और जो भूमिहीन किसान है वो तो अगली फसल लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचने के लिए ये कहना है कि जो सरकारी प्रक्रिया है इसके एमएसपी पे खरीद की, वो सुदृढ़ नहीं है। वो सुदृढ़ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सरकार जानबूझकर ऐसा करती है क्योंकि बिचौलियों से उनको लाभ होता है। जितना भी पैक्स जिले में कार्यरत है, किसी पैक्स में उस समय जब किसानों के हाथ में फसल होता है उसकी खरीद नहीं होती है। जब किसानों के हाथ से फसल निकल जाता है, जब बिचौलियों के हाथ में जाता है, तब पैक्स को पैसा दिया जाता है और तब उसकी खरीद होती है। और इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि साधारण किसान उस प्रक्रिया से गुजरकर अपने फसलों को बेच नहीं पाता है। तो ये एक दुष्चक्र, एक कुचक्र तैयार किया गया है हर स्तर पे, और जो समस्याओं के मूल में है। तो अभी बात आ रही थी सेवा भाव की। हमारे मित्र अमित जी बार बार सेवा भाव की बात कर रहे थे। मैं तो कहूँगा सेवा भाव की बात नहीं है। सेवा भाव तो वॉलेंटरी करते हैं लोग, स्वेच्छा से करते हैं, सारे लोग वैतनिक हैं। सेवा भाव की नहीं। अगर आप अपने ड्यूटी को डिसबर्स ऑनेस्टली नहीं करते हैं तो यू मस्ट बी पनिश्ड, आपको दंडित होना चाहिए। शिक्षक, शिक्षा के अलावे तमाम काम सरकार उससे लेती है। जो भी काम है, पढ़ाई छोड़ के, अमित जी कह रहे थे जो बात की काफी बोझ है उसको, शिक्षा। तो वहाँ शिक्षा क्या होगा? बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं। अभी पैक्टोला की बात हो रही थी, एडिशनल पीएससी से वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से वो खड़ा हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कौन देखेगा इसको? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही बनती है? अगर ये जवाबदेही पूरी नहीं की जाती है तो क्या उसके लिए कोई दंड प्रक्रिया है? इसको देखना किसका काम है? ये साधारण जनता तो कर नहीं सकती। वो अपनी आवाज़ें तो उठा सकती है लेकिन दंडित नहीं कर सकती। अभी मैं बात करूं, पंचायती राज व्यवस्था है। मैं कल बहारवाड़ी गया था, वहाँ पे पंचायती राज भवन कुछ है, वो कुछ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग खड़ी है, जंगल हो गया, उसका कुछ नहीं होता है। मैं गया हुआ था चातर पंचायत के लहटोरा गांव में, वहाँ भी मैंने देखा कि भवन खड़ी है करोड़ों की, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। ये कहना कि योजनाएं अगर जमीन पे उतरी भी हैं तो उनके मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, क्रियान्वयन के लिए कोई प्रक्रिया सरकार के पास है ही नहीं। न उसके पास आदमी है, न उसके मैन पावर की भी कमी है। मैन पावर की कमी है। विकास के नाम पर जो ढांचागत चीज़ें हैं वो तैयार सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि वहाँ से पैसा, लेकिन उससे जो आम लोगों को बेनिफिट, जो सर्विस मिले उसके थ्रू, तो उसके लिए जो होना चाहिए वो उसका सर्वथा अभाव है। डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं है, राजस्व कर्मचारी की संख्या कम है, ये सर्वथा अभाव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ें दीपक जी आपका जी। और आप तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से अपनी जो दिनचर्या है उसमें से समय निकाला। हम द संवाद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए द संवाद, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए द संवाद।